हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, अभी मेरे मित्र ने पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहने का जिक्र किया था और मैं पंजाब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि वहाँ बार बार राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण भी समितियां अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। ये कार्य लोक लेखा समिति से संबंधित है। ये कार्य लोक उपक्रम समिति से संबंधित है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रतिवेदनों का संबंध है, उसमें भी काम इकट्ठा हो गया है। पिछले रह गए कार्य को निपटाने के लिए एक ही विभाग उपक्रम समिति से संबंधित विभिन्न वर्षों के ऑडिट पैरों के क्षैतिज परीक्षण करने की प्रणाली लागू की गई है, जिससे पीछे रह गए कार्यों को निपटाने में काफ़ी मदद मिली है। कई बार यह देखा गया है कि विभागों से संबंधित जानकारी बहुत लंबे समय तक नहीं भेजी जाती है। हालांकि इस संबंध में मेरा सचिवालय संबंधित विभाग से विभिन्न स्तर पर जानकारी मांगने हेतु निरंतर लिखता रहा है। आमतौर पर मैंने यह देखा है कि सरकार के सचिव जानकारी के बारे में यह दलील देते हैं कि सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से, जो कि राज्य के विभिन्न जिलों में फैले हुए पड़े हैं, से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उसे एकत्रित करने में समय लगता है। कोई ना कोई बहाना बनाकर सरकार के सचिव अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अधिक समय की मांग करते रहते हैं। कई बार वहाँ से अधूरी जानकारी भेज दी जाती है, तो कभी बाकी जानकारी एकत्र करने के लिए और समय मांगा जाता है। मुझे यह बात विश्वसनीय नहीं लग रही है और मेरी समझ में नहीं आता कि विभागों के पास पर्याप्त मात्रा में अमला और साधन उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से चाही गई जानकारी राज्य के किसी भी भाग से उचित समय में प्राप्त की जा सकती है। विभागों की इस प्रकार की प्रवृत्ति से केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि विभागीय कार्यालयों में काम बहुत ही धीमी रफ्तार से किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए। इस संबंध में सरकार की ओर से सचिवों को सतर्क रहने के लिए सख्त आदेश दिए जाने चाहिए।
सचिवों की ओर से संबंधित विभाग को सतर्क रहने के सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। यदि किसी समिति का कोई सभापति संबंधित विभाग के काम काज से भली भांति परिचित है तो वह विभागीय प्रतिनिधि से चतुराई के साथ कार्य ले सकता है और संबंधित जानकारी शीघ्र प्राप्त कर सकता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समितियों में निरंतरता बनी रहे और सभापति तथा उसके 2/3 सदस्य कम से कम 2 वर्षों के लिए कार्य करें और केवल 1/3 सदस्य ही प्रत्येक वर्ष बदले जाएं। हम चाहते हैं जहां तक संभव हो सके इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए जिसे हम आज अपना रहे हैं। आज जो बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वह आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। सरकार बनने के बाद वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए, यथासंभव जन अपेक्षाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संसदीय प्रणाली का स्वरूप अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाता रहा है, किंतु कहा जाता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ही इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। जहां एक तरफ प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ साथ संसद एवं विधान मंडलों का कार्यभार बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कई कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगा है। इसलिए यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ को प्रतिनिधि चुनकर ऐसी समिति का गठन करे जो किसी भी विषय पर विस्तृत विचार कर उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हुआ। वर्तमान में जिसका अधिकाधिक उपयोग विश्व के अंदर अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। सदन की बैठक गंभीर चर्चा के लिए नहीं होती है, बल्कि वह समितियों के निर्णय को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए होती है। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि सदन अपनी समिति कक्षों में बहुमत के आधार पर कानून नहीं बनाता, बल्कि कार्य विशेष के लिए चुने गए कुछ लोगों के माध्यम से बनाता है। इसलिए यह कहना असत्य नहीं होगा कि सत्र के दौरान कांग्रेस या सत्तारूढ़ दल बैठक करता हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह कार्य उसको अपने समिति कक्षों में ही किया जाना चाहिए। भारतीय जीवन शैली में बौद्धिक संस्कारों का बहुत योगदान रहा है। सभा समिति की परंपरा भी हमारे यहाँ उसी काल से चली आ रही है। यह बात अवश्य है कि इसके
स्वरूप एवं अधिकार क्षेत्र में समय और शासन व्यवस्था के अनुसार बदलाव आता रहा है। आधुनिक शासन व्यवस्था के अनुरूप समिति प्रणाली कब कैसे शुरू हुई, इसका श्रेय यकीनन अंग्रेजों को जाता है। वे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पूर्व से ही संसदीय पद्धति की नींव डालने लगे थे। सन 1918 और 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारत के बारे में जो कानून बनाए, उनमें से उसी नींव के लक्षण आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।